Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Radhika Classes. From this lecture, we will start with the MCQ series of all the chapters of chemistry. Firstly, we will cover organic chemistry, then physical chemistry, and in the last, we will do inorganic chemistry. तो सारे MCQ जितने भी NCERT एग्जाम्पलर में है, केस स्टडी क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग है, NCERT एग्जाम्पलर में हो, NCERT से बाहर जितने भी हो सकेंगे वो आपको यहाँ पे कराए जाएंगे. ऑर्गेनिक को सबसे पहले कराएंगे, फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक सबसे लास्ट में कराऊंगी मैं. वो ऐसा इसलिए क्योंकि पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में ध्यान रखना है और वो पेपर तक आपको ध्यान रहे, इसलिए उसको लास्ट में कराएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की. तो आज करेंगे हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन. तो इसमें ये नहीं होगा कि मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रही हूँ, एक मैंने करा दिया, अगर उसके जैसा एक और है तो वो मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ दूंगी, वो आपने करना है और उसको आपने कमेंट कर देना है कि ये इसका आंसर है. और अगर आपको फिर भी डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड. ये सारे एल्कोहल जो हैं इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखनी है आपने. ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, पूरा कुछ पढ़ो ही मत, जहां पे भी आ जाए ना कि इनकी ऑर्डर लिखो और रिएक्टिविटी क्या है. और जब रिएक्टिविटी आ जाती है, जैसे ये अल्कोहल की रिएक्टिविटी बतानी है, ठीक है, बाकी लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, अल्कोहल हैलोजन एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर लिखो. रिएक्टिविटी वर्ड आ गया तो आपने क्या चेक करना है, क्राउड. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का क्राउड, उसकी क्या चेक करनी है, हिंड्रेंस, कितनी हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस चेक करोगे. जिसमें ज्यादा हिंड्रेंस वो ज्यादा रिएक्टिव. ठीक है, रिएक्टिविटी जर्नली ऐसे ही देखा जाता है, वो SN1 हो या SN2 हो उसके ऊपर भी बेस्ड होती है, बट जर्नली इसी तरह से देखना है आपने. रिएक्टिविटी होगी किस पे बेस्ड, क्राउड के ऊपर, फंक्शनल ग्रुप का क्राउड. तो ये फंक्शनल ग्रुप, इसमें 3A, ये वाला कार्बन, उसका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेक करना है. फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कितने कार्बन के साथ लगा है, 1 2 3, इट मीन्स 3 डिग्री. फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कितने में, 2 के साथ 2 डिग्री. फंक्शनल ग्रुप का कार्बन 1 के साथ 1 डिग्री. भीड़ किस में ज्यादा है, जिसकी डिग्री ज्यादा होती है. वैसे भी पता लग रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ज्यादा कार्बन है, यहाँ कम है, यहाँ पे और कम हो गई OH के साथ जो अटैच थे, OH वाले कार्बन के साथ. तो जिसमें ज्यादा भीड़ उसमें ज्यादा रिएक्टिविटी. तो इसका ऑर्डर, सबसे ज्यादा भीड़ किस में है, C में, फिर किस में कम होगी, B में, और किस में कम होगी, A में. तो ऑर्डर बनेगा CBA, CBA. तो इधर से हम देख के अब क्या करेंगे, उसको सेकेंड वाले को टिक कर देंगे. ठीक है, तो रिएक्टिविटी में ऐसे करना है. तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है जिसका आंसर आप खुद करोगे. यहाँ पे भी आपने कुछ इसी तरह से रिएक्टिविटी को चेक करना है. तो आप इसको देख लेना क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन को रीड भी नहीं कर रही हूँ, तो ये आप खुद से करने वाले हो. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, क्या पूछ रहे हैं फिर आपने वही करना है. बस इतनी हिंट दे देती हूँ, आपने इसके अंदर रिएक्टिविटी को चेक करना है और जब रिएक्टिविटी चेक कर लोगे, आपको बता दिया कि किस तरह से चेक करते हैं, आप इसका आंसर कर दोगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द कंपाउंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन. तो अभी तक आपके लिए मैंने सेकंड क्वेश्चन रख दिया है. सेकंड क्वेश्चन आपने खुद करके दिखाना है कि सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा. ठीक है, तो सेकंड हो गया. उसके बाद देखते हैं अब और कितने आएंगे. आइडेंटिफाई द कंपाउंड Y, हमें ये Y को ढूंढना है, इसमें से ये क्या होने वाला है. तो ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन, ये वाली ना अभी डाइजोनियम क्लोराइड वाली सिलेबस से डिलीटेड उसमें है. ठीक है, तो इसके आने के चांस कम है. फिर भी आप ध्यान रखना, एनालिन के अंदर कभी भी सोडियम नाइट्राइड डाल दे HCl और ये टेम्परेचर 0 डिग्री भी आ सकता है, तो हमेशा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है. उसके बाद अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे एजोनियम क्लोराइड लगा हुआ है, इसको ना हीट करते हैं. हीट करने पे क्या होगा, N2 बाहर हो जाएगा, Cl बाहर हो जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट लगा होता है ना, ये वाला, इसमें से नेगेटिव पार्ट इधर लग जाएगा, नेगेटिव पार्ट इधर ही लग जाएगा. ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब कभी भी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए, ये रिएक्शन आ गई, डाइजोनियम क्लोराइड आ गया, डाइजोनियम क्लोराइड में से ये सब कुछ बाहर चला जाता है, ये पूरा का पूरा यहाँ से बाहर चला जाएगा. ये जो आपको एरो के ऊपर दे रखा होगा ना, इसका नेगेटिव पार्ट, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाला नेगेटिव पार्ट मतलब Cl वो यहाँ पे लग जाएगा. तो बेंजीन रिंग से क्या लग जाएगा यहाँ पे आके, Cl. तो बस Cl लगा देना और ऑप्शन ढूंढ लेना है.
तो आपके पास यहाँ से कहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट, तो इसका आंसर ये फर्स्ट वाला ठीक होने वाला है। तो बस इसको हटाना है, जो भी आपके पास यहाँ पे लगा होगा ये पूरा हटेगा और इधर से नेगेटिव, मतलब ये रिएक्शन दे दिया आपको, बाई चांस ऐसे ही कोई और दे दिया N2Cl और साथ में दे दिया NaOH, तो आपने क्या करना है, इस पूरे को हटा देना है और इसकी जगह नेगेटिव पार्ट OH नेगेटिव है वो यहाँ पे लगा देना। ठीक है, तो वहीं से हटके वहीं पे लग जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास टॉलिन। टॉलिन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 रिएक्ट्स विद द हैलोजन। चलो हम इसको रिएक्ट करा देते हैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Fe3Cl। तो Fe आयरन, Cl लिखोगे, थर्ड का मतलब है आयरन की वैलेंसी 3 है, गिविंग ऑर्थो एंड पैरा। तो अभी बना दिया उसने यही सेम रिएक्शन, ऐसे हुई। ये जो रिएक्शन हो रही है बेंजीन रिंग के ऊपर हो रही है, आपको जो मैंने बताया था। और वैसे भी अभी ध्यान रखना, जब टेम्परेचर प्रेशर नहीं दे रखा होता है ना बेंजीन रिंग के ऊपर, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर प्रेशर नहीं है, एक कैटलिस्ट डाल रखा है, तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग के ये HH लगे होते हैं ना, एक ऑर्थो पे लगा होगा, एक पैरा पे Cl को ऐसे लिखते हैं। तो H के साथ Cl बाहर हो जाएगा और एक Cl इधर लग जाएगा और एक पैरा पे लग जाएगा। तो इस तरह की कोई जहां पे भी ऑर्थो पैरा को बोल रहे हैं और ये FeCl3 आ गया, एक कैटलिस्ट आ रहा है यहाँ पे, FeCl3 आ सकता है, AlCl3 आ सकता है, या कोई भी आ सकता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर प्रेशर होता तो बात अलग थी। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक कैटलिस्ट डाल दिया। तो जब कैटलिस्ट डाला हो FeCl3 आ जाए, AlCl3 आ जाए, इसके अलावा आपके पास डार्क लिखा हुआ आ जाए, तो इसमें क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये होगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो इस चीज में ना आपको ध्यान रखना है, हमारे पास सिर्फ 2 ही हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। एक है फिंकलस्टेन, आप अपनी NCERT में से देखना, दूसरी है स्वार्ट्स। फिंकलस्टेन में क्या होता है CH3Cl NaI के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब ये CH3Cl को वो ऐसे नहीं लिख के देंगे कंफ्यूज करने के लिए, ऐसे Cl की जगह Br भी आ सकता है, और इसको कैसे लिख के देंगे, CH3 की जगह एल्काइल पार्ट R कर देंगे और हैलोजन में क्या कर देंगे X कर देंगे। तो फिंक और इसको NaI के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो NaI से पहचान जाना ये फिंकलस्टेन रिएक्शन है। दूसरा ही एल्काइल हैलाइड, वो किसके साथ रिएक्ट करता है AgF के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड AgF के साथ। स्वार्ट्स में AgF याद रखना, फिंकलस्टेन में NaI ध्यान रखना। तो इधर कोई आपको लग रही है NaI फर्स्ट वाले में ही दिख गया। ठीक है, तो यहीं से हमें पता लग जाएगा ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, फिंकलस्टेन हैलोजन एक्सचेंज। So there are 2 types of halogen exchange reaction. One is Finkelstein in which NaI is used and second is Schwarz in which AgF is used. तो आपको यहाँ से आइडिया भी लेते रहना है कि हमारे पास 2 हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती हैं। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन 2 हैं, एक है फिंकलस्टेन और दूसरी, ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, दूसरी है स्वार्ट्स। फिंकलस्टेन में क्या ध्यान रखना है, NaI यूज होता है, I लग जाता है, इसमें लगेगा AgF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएजेंट विल यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस अच्छा अभी आपने ना एक चीज आप ध्यान रखना, जब कभी भी आप कोई रिएक्शन कर रहे हो CH3 और उसके अंदर हैलोजन डलता है, ध्यान से देखना, हैलोजन डाल रहे हैं बेंजीन रिंग वाले पे, यहाँ पे एक लुइस एसिड डाल दिया। ठीक है, लुइस एसिड डालते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेम रिएक्शन CH3CH2 एल्केन में हो रही है, उसमें Cl2 डाल दिया और साथ में बना दिए कंपाउंड हैलोजन। देखो ये रिएक्शन थी, इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, Cl लगा रहे हैं, तो Cl तो जाएगा ही जाएगा। तो आप ढूंढ लो किसमें Cl जा रहा है, सब में लिखा हुआ है, चलो ये तो हो गया। दूसरी बात, Cl के साथ साथ जब कभी भी सिंगल बॉन्डेड होते हैं ना, उसमें यूवी लाइट का जाना जरूरी है, धूप। ठीक है, फोटोन, यूवी लाइट का बहुत जाना जरूरी होता है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बेंजीन रिंग में Cl2 लुइस एसिड की प्रेजेंस में, एल्केन में Cl2 या हैलोजन यूवी लाइट की प्रेजेंस में। और यूवी लाइट वाली रिएक्शन को बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री
रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब आप बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड पे Cl2 डालते हो, वो लुईस एसिड की प्रेजेंस में डलता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन में Cl2 डाल रहे हो, वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में डलेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बताया हुआ, आपसे पूछा हुआ है कि Cl कैसे डला, Cl2 डालेंगे, पर किसकी प्रेजेंस में डालेंगे वो आपको ध्यान रखना है। हमने क्या डालना है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस रिएक्शन के अंदर Cl2 डाल रहे हैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट, ठीक है, यूवी लाइट का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। तो ना ये क्वेश्चन फिर से मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको हिंट दे देती हूँ ये कैसे करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। और अब आपको क्या करना है, क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ऐसे ऐसे जैसे ये बढ़ेंगे मास बढ़ता रहेगा, मास बढ़ता रहेगा तो आपका यहाँ पे क्या होएगा, डेंसिटी बढ़ती रहेगी। यहाँ क्लोरो है तो डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ क्लोरो 2 हो गए तो डेंसिटी और बढ़ गई, यहाँ ब्रोमो आ गया तो डेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो आपने इसका, चलो ये क्वेश्चन तो वैसे हो ही गया है, तो 7th क्वेश्चन को भी आपने आंसर इधर से ढूंढ के बता देना है। तो अब आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए, 2nd और 7th, ठीक है, इनके आंसर बताने हैं आपने। ये क्वेश्चन था आपका रिएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड और ये है आपका डेंसिटी। वैसे मैं इसका आंसर आपको मतलब बता चुकी हूँ, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है सरफेस फिनोमिना। सरफेस चेक कर लो, यहाँ पे सरफेस किसका सबसे ज्यादा है, सरफेस एरिया। अगर ब्रांच बढ़ती रहती है, ब्रांच आ जाएगी तो वो जो सरफेस एरिया है वो ऐसे होने की बजाय स्फेरिकल नेचर लेगा और स्फेयर होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हो जाता है, वो लेस हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया कम हो चुका है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से सरफेस एरिया किसका सबसे ज्यादा होने वाला है, जिसमें एक भी ब्रांच नहीं है। तो इसमें एक भी ब्रांच नहीं है तो मतलब बी, इसमें से ढूंढ लेना बी सबसे ज्यादा है, इधर से ही पता लग जाएगा बी। फिर उसके बाद एक ब्रांच होगी, ये और ब्रांच बढ़ गई, आपको पता ही लग रहा होगा इसका सबसे ज्यादा है। ये देखो थोड़ा कम हो गया सरफेस एरिया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। तो जितनी ज्यादा ब्रांच बढ़ती रहती है उतना स्फेरिकल नेचर हो जाएगी, स्फेरिकल नेचर होते ही सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो बी का सबसे ज्यादा है, वैसे तो इसी से पता लगे क्योंकि इसमें एक बी क्या नहीं है, जब बॉइल ब्रांच नहीं होती तो स्फेरिकल नेचर कभी नहीं होती। तो इसका आंसर आपने क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास आने वाला है ये वाला, ठीक है, बी। ओ सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया हमारा, मैंने उसको गलती से ये वाला टिक कर दिया, ये वाला बी का सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क्ड विद एस्टेरिस्क इज असिमेट्रिक। तो इसमें आपने क्या बताना है, ये जो आपको दिख रहा है जिसके ऊपर ये मार्क लगा हुआ है, कौन सा असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक का मतलब होता है, आप कार्बन जिसके ऊपर आपको मार्क लग रहा है ना, ये स्टार सा बना हुआ है, उसको देखो, उसकी सारी बॉन्ड को चेक करो, ठीक है, 1 2 3 4। असिमेट्रिक का मतलब है वो सारी अलग अलग होनी चाहिए, देखो H अलग है, I अलग है, Br अलग है, Cl अलग है, सब अलग अलग है, तो ये तो असिमेट्रिक हो गया। I अलग है, D ड्यूटेरियम अलग है, Cl Br सब अलग अलग है, OH H CH3 ये भी अलग है, सब अलग है सब। नो, इसमें एक जो है वो आपका कौन सा हो गया, ये C2H H और H सेम है तो ये असिमेट्रिक नहीं है, ये 3 असिमेट्रिक हैं। तो कौन सा है, ए बी सी, तो इसका आंसर आपका होने वाला है ये ABC, ठीक है। असिमेट्रिक कैसे चेक करना है, जब कभी भी असिमेट्रिक आ जाए, कार्बन की 4 बॉन्ड और वो 4 की 4 आपकी अलग अलग होनी चाहिए, जहां पे भी सेम हो गई है तो इट मीन्स वो असिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से करोगे। Which of the following structure is enantiomer with the molecule A given below। तो इधर आपने क्या करना है, इसकी मिरर इमेज बनानी है और enantiomer जैसी इसकी मिरर इमेज बनेगी वो आपने यहाँ पे कर लेना है। तो इसको हम स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, पहले कैसे बनाएंगे, C
एच एच, ये इधर से बना लिया और ये ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा खोल के बना लिया। मतलब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि क्या करोगे आप, ये स्ट्रक्चर जो है ना, इसको आपने क्या करना है, मिरर के सामने रखना है। जैसे ही मिरर के सामने रखोगे, 1 मिनट ये मैं रब करके इसको दोबारा बताती हूँ आपको। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ना मिरर लगाना है। मिरर के बाद मिरर में क्या होती है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट पे दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट पे दिखेगा, ठीक है। लेफ्ट राइट पे, राइट लेफ्ट पे। तो आपने इस स्ट्रक्चर को ऐसे घुमाना है कि क्या हो, राइट वाला लेफ्ट पे दिखे। ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। दैट्स इट, बस इतना ही होने वाला है। लेफ्ट और कुछ नहीं होता। जो चीज राइट में दिख रही है लेफ्ट में, लेफ्ट में दिख रही है राइट में, तो आप इधर से आंसर को टिक कर सकते हो। जो ऊपर नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है ना, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ पे फर्क पड़ेगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, CH3 इधर आ जाएगा, C2H5 इधर चला जाएगा। बस इसको बोलते हैं कि एनेंटियोमर बन गया। लेफ्ट राइट में चला गया, मिरर के लगते ही राइट लेफ्ट में चला गया। इसमें से बताना है कौन सा होगा, ठीक है। 2nd, 7th और 10th, ठीक है। हिंट दे दी, आपने ढूंढने हैं। उनका एनेंटियोमर बनाने के लिए मिरर इमेज मतलब लेफ्ट राइट पे बना देने हैं। लेफ्ट राइट पे सिर्फ इन दोनों को हिलाते हैं, ठीक है। जो इधर है आमने सामने, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लेफ्ट राइट पे पड़ता है। ये वाली पीछे होती है तो इन पे भी, ये आगे है ये पीछे है, इन पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने बस क्या देखना है, इन दोनों को लेफ्ट राइट पे ये ध्यान रखना है। Which of the following is an example of vicinal dihalide? तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली आप अपने आप कर सकते हो, फिर भी मैं आपको हिंट दे रही हूँ। जेमिनल क्या होते हैं ये आपको दे दिया। अगर दोनों पे ही कोई हैलोजन लगाओ, ये हैलोजन लगा दिए, ये होता है हमारा जेमिनल, जिसको हम GEM से डिनोट करते हैं। ये एक एक्स इधर लगा है, एक एक्स इधर लगा है, तो इसको बोलते हैं विसिनल। मतलब 2 कार्बन लिए, दोनों कार्बन पे, एक ही कार्बन पे हैलोजन ऊपर नीचे लगा दिया, जेमिनल। 2 कार्बन लिए, एक हैलोजन इधर लगाया, एक इधर लगाया, इसको बोलते हैं विसिनल, ठीक है। तो बस अब आपने पूछना है, एक 1 पे लगेगा, एक 2 पे लगेगा, तो आराम से आंसर मिल रहा है विसिनल। एक 1 पे, एक 2 पे, 1-1 वाला जेमिनल, 1-2 वाला विसिनल। तो 1-2 कहाँ लिखा है, 2nd नंबर पे लिखा है भाई, तो 2nd वाला हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने फटाफट से करने हैं, टाइम जल्दी, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ये वाला हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, द पोजीशन ऑफ Br इन द कंपाउंड इन दिस कैन बी क्लासिफाई एज। आपको ना मैंने इधर ये क्वेश्चन पहले बताए थे कि कैसे कैसे करते हैं, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा आपको मैं बताने वाली हूँ कि क्या होता है। हमारे पास 4 तरह के ऑक्साइड होते हैं, 4 तरह के कंपाउंड होते हैं, एलाइल, विनाइल, बेंजाइल एंड एराइल। एराइल एरोमेटिक, AR एरोमेटिक, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट कुछ लगा हुआ है, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट कुछ लगा हुआ है, एराइल होता है, ठीक है। डायरेक्ट कुछ लगा हुआ है, ये क्या हो जाता है हमारे पास, एराइल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एराइल। बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन है, उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो कार्बन नहीं है, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप होंगे, फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन है, फिर बेंजीन रिंग लगी है, बेंजाइल। यहां पे क्या होगा, कार्बन है, फिर पहले फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन है, वही डबल बॉन्डेड है, विनाइल। फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन है, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, एलाइल। अब आपके पास यहाँ पे ये लगा है Br। Br के कार्बन, ये रहा कार्बन Br का, ये आपने चेक करना है। Br का कार्बन डबल बॉन्डेड है तो विनाइल, उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड है, एलाइल। बेंजीन रिंग दिख रही है और उसके तो एराइल। Br के साथ बेंजीन रिंग दिख रही है, एराइल। बेंजीन रिंग वाला जो आपका Br है, उसका कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट वाला आपको दिख रहा है बेंजीन रिंग वाला, मतलब आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, फिर कार्बन है, फिर बेंजीन रिंग है, तो बेंजाइल। तो Br का कार्बन, उसके नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप, फिर कार्बन, फिर उसके नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड, एलाइल। फंक्शनल ग्रुप वाला आपका कार्बन डबल बॉन्डेड, विनाइल। फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ, एराइल।
फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन बेंजीन रिंग के साथ बेंजाइल। तो यहां से चेक करके आप 12th का आंसर खुद बताओगे। वैसे मैंने आपको हिंट दे दी है, सब हो गया है, अब आपसे आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आपको दिया क्लोरोबेंजीन बन रही है Cl in the reaction is formed in the reaction of chlorine with benzene। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली आ गई। अभी बताए थे FeCl3 या AlCl3 कहीं आ जाए तो इलेक्ट्रोफाइल को जरूर याद कर लेना कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल पता लग गया ना, जहां कहीं भी ये दोनों दिख जाते हैं ना, या FeBr3 को भी लिख लो तो आपके माइंड में आ जाए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज। तो वही पूछ रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लग जाता है। तो इसके अंदर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक, किसने अटैक किया, ये कौन सी रिएक्शन है, पहले तो रिएक्शन सोचना। इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज क्या होता है, किसने अटैक किया, Cl ने। इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो रिएक्शन, इसका आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये। क्यों, क्योंकि Cl के ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए जो अटैक करेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका Cl+। ठीक है, इसने अटैक किया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसकी वजह से हुआ, वो मैकेनिज्म नहीं पूछ रहे हैं, वो सिर्फ पूछ रहे हैं कि किसने अटैक किया। Cl पॉजिटिव ने किया, क्योंकि ये आपका Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। इथाइलिन क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ये आपने बताना है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया आपको, आपने आंसर करना है कि ये कौन सा हैलाइड है, विनाइलिक है, एलाइलिक है, जेमिनल है या विसिनल है। मैं इससे पहले आपको ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ इसी से रिलेटेड। एलाइलिक भी बता दिए, विनाइलिक भी बता दिए, जेमिनल भी बता दिए और विसिनल भी। तो आपने 14 का आंसर खुद करके भेजना है कि क्या होगा। नेक्स्ट, What is A in the following reaction। अब ना बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका क्या करें, इसको कहाँ पे ऐड कराएं। कुछ लगा नहीं हुआ, एरो के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, तो बेंजीन रिंग पे कुछ नहीं डालना, ना लुईस एसिड लगा है ना टेम्परेचर प्रेशर लगा है, तो बेंजीन रिंग तो होगी खत्म। बेंजीन रिंग का कोई काम नहीं है। बच गया ऊपर वाला पार्ट, उसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे ऐड करा दो। तो कैसे ऐड कराएंगे, तो सबसे पहले आपके पास बेंजीन रिंग है, उसके बाद CH2 है, फिर उसके बाद CH है, फिर डबल बॉन्ड CH2 है। आपने क्या ऐड कराना है, HCl। एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो मार्कोनिकोव रूल लगा दो, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव जहां पे कम हाइड्रोजन है। मतलब सेकंड नंबर पे Cl आएगा, इधर आपके पास H बढ़ जाएगा, तो इधर से हम आंसर ढूंढ लेंगे। सेकंड नंबर पे Cl आ रहा है और तो किसी पे भी नहीं आ रहा, सेकंड नंबर पे यहाँ से Cl आना था, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन देख लो क्या है आपका, फिर से ये क्वेश्चन है मार्क बेंजीन, इधर कुछ नहीं लिखा टेम्परेचर प्रेशर, बेंजीन रिंग पे कुछ नहीं कर सकते, ना कोई लुईस एसिड है, तो ना तो इलेक्ट्रोफिलिक होगी ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच गया ये कंपाउंड। डबल बॉन्ड पे कुछ डालना है, डबल बॉन्ड पे क्या डालेंगे, ये मार्क, क्योंकि यहाँ एरो पे कुछ नहीं है तो मार्कोनिकोव रूल, यहाँ पे H ज्यादा हो जाएंगे, इधर इस वाले कार्बन पे मिड वाला जो कार्बन है यहाँ पे जा रहा है Cl। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें पार्ट, थर्ड पार्ट, क्योंकि यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट, द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर अंडरगो। ठीक है, आपको मैंने पहले वाली रिएक्शन बताई थी, जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं ना, जिनके अंदर भीड़ नहीं होती, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है जिसके अंदर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती, HH लगे हैं, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एक कार्बन के साथ लगा है। फिर उसके बाद आपके पास होते हैं ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, जिसमें 2 कार्बन आगे लगे होते हैं। फिर आपके पास होते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड, जिसमें 3 कार्बन लगे होते हैं। तो जो हम जिस कंपाउंड में भीड़ नहीं होती ना, वो जाता है SN2 रिएक्शन में, और जिसमें भीड़ होती है वो जाता है SN1 में। ठीक है, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड अंडरगो, जिसमें भीड़ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका SN2, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। ठीक है, तो कर लोगे ना इस तरह से, सेकंड इसका आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विद अंडरगो SN1। अब ना सारे के सारे प्राइमरी आ गए भाई,
ये भी प्राइमरी टर्शरी आ गए, टर्शरी हैं, और वो बोल रहे हैं भीड़ होनी चाहिए, तो सब में भीड़ दिख रही है। अब कौन सा जल्दी करेगा? आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको हैलोजन अलग अलग दिख रहे हैं, तो कौन सा हैलोजन सबसे जल्दी हटेगा? तो जब आपको साइज, फ्लोरीन की 2 शेल होती हैं, ठीक है, साइज पे डिपेंड हो जाएगा। तो कैसे करना है ये क्वेश्चन? फ्लोरीन लगा है, फिर उसके बाद क्लोरीन की 3 शेल होगी, ब्रोमीन और बड़ा हो जाता है, आयोडीन और बड़ा हो जाता है, ये तो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो जितना ज्यादा बड़ा साइज का होता है, फ्लोरीन की बॉन्ड इतनी है, क्लोरीन और बड़ा हो गया, ब्रोमीन और बड़ा हो गया, आयोडीन और बड़ा हो गया, जितना ज्यादा कार्बन से उसका साइज बढ़ता रहेगा उतनी जल्दी वो हट सकता है, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी आपको किसमें दिख रही है, फ्लोरीन वाले में। तो जितनी जल्दी हटेगा उतनी जल्दी कोई और न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो जितना ज्यादा हैलोजन का साइज बढ़ता रहता है उतनी जल्दी वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। तो आइडो इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, वो सबसे बड़ा लिविंग ग्रुप है, उसको हटाते ही वहां पे हट जाएगा और कोई भी फंक्शनल ग्रुप और आ सकता है। भीड़ सब में बराबर है, SN1 में भीड़ देखते हैं तो भीड़ सब में बराबर है, तो हैलोजन देख लो कि कौन सा सबसे जल्दी हटेगा। ये दोनों के लिए, चाहे आप SN में करो चाहे SN2 में करो। तो इसका आंसर आपका होगा 4th, ठीक है, 4th। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस। तो ये IUPAC नेम तो खैर आप खुद कर ही सकते हो, तो आपने इसको करना है कि किस तरह से ये होगा, तो आप ट्राई करके देखना, अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। तो आपने सबसे पहले लॉन्ग चेन को फॉलो करना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग चेन आपकी फॉलो होनी चाहिए। 2, 7, 10, 14 एंड दिस वन इज 18। ये 5 MCQ आपके लिए आगे जो आपने ट्राई करने। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगे कि नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे बता देना, तो हम उसको कर लेंगे। What should be the correct IUPAC name of डाइइथाइल ब्रोमोमीथेन? स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ, आपने क्या करना है, MCQ इसका सॉल्व। मिथ मतलब ये आपके पास कार्बन हो गया, डाइइथाइल मतलब C2H5, C2H5 ब्रोमो, ये इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। कार्बन लिया, मिथ मतलब कार्बन लिया, 4 बॉन्ड बनाई, सिंगल, डाइइथाइल लगे हैं, 2 इथाइल लगा दिए, ब्रोमो लगा दिया, और ये तो आप इसका नाम यहाँ पे बता सकते हो कि इसका क्या नाम बनेगा, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करना, अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको करेंगे फिर, ठीक है। तो करें एक बार ही, चलो इसको कर ही लेते हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो एक मैं बता देती हूँ, 2 कार्बन की नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 पे क्या बोलते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड ही है एन, 3 पे लगा है ब्रोमो, 3 ब्रोमो। तो ये तो बहुत इजी था भाई, ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ टॉलिन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो अब आपके पास आ गया है 20 क्वेश्चन, जिसमें आपको दे दिया टॉलिन, फिर दे दिया क्लोरीन, टॉलिन बेंजीन रिंग वाली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक, फिर से आपको दे दिया Fe, ठीक है, और एब्सेंस, लाइट नहीं है, यूवी लाइट नहीं डाल रहे, क्या बनेगा, या तो ऑर्थो पे लगता है या पैरा पे लगता है। ऑर्थो पे भी यहाँ तो लगेगा नहीं भाई, ये तो गलत होगी रिएक्शन, इस यहाँ करने के लिए तो यूवी लाइट चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत। या ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, तो ऑर्थो और पैरा वाले 2 आपको या बोल रहे हैं मिक्सचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ, ये तो ठीक है, ऑर्थो पे भी आता है पैरा पे भी आता है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया यील्ड मेनली, ठीक है। तो ये आपकी जो रिएक्शन है, यहाँ पे क्या करना है, अब आपने क्लोरोमीथेन को बार बार रिएक्ट कराना है अमोनिया के साथ, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, क्लोरोमीथेन लिया CH3, यहाँ पे ले लिया Cl, अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट कराया, ठीक है। तो अब यहाँ से एक H और यहाँ से Cl, HCl बना दो, HCl को कर दिया बार, यहाँ से H यहाँ से Cl, क्या बन जाएगा, इसको कुछ नहीं किया, CH3, यहाँ से H और यहाँ से Cl, यहाँ लग जाएगा NH2। ढूंढ लेना कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सही है। थर्ड आपको सही लग रहा होगा, CH3 NH2, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है,
molecules whose mirror image is non superimposable them are called chiral. Which of the following is chiral in nature? ठीक है, इसमें से कौन सा chiral नेचर का है? तो स्ट्रक्चर बना लेना। एक ना chiral ढूंढने का एक तरीका ये भी होता है, आप स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर में असिमेट्रिक चेक कर लो कौन सा असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक मतलब जिसकी सारी की सारी बॉन्ड्स कार्बन की सारी अलग अलग है, जो कायरल है। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, सेकंड नंबर पे ब्रोमो लगा है, मुझे तो यही लग रहा है यही होगा। और अब इसमें जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको टेट्राहेड्रली अरेंज कर दो ऐसे, ऊपर लगा H, नीचे लगा है Br, इधर लगा है पूरा CH3 और ये हो गया C2 है और H5 है, C2H5। कार्बन पे सब कुछ अलग अलग लगा है। एक और चेक कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 3, 2 पे ब्रोमो लगा है, 2 पे ही OH लगा है और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। तो ये दोनों CH3 तो सेम हो गए, ये नहीं है। आपने क्या चेक करना है, बस स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाने के बाद जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होगा ना, ये जैसे ब्रोमो लगा है, अल्कोहल लगा है, वो वाला कार्बन आपका हर जगह से अलग अलग होना चाहिए, हर उसकी बॉन्ड पे कुछ ना कुछ अलग लगा होना चाहिए। तो आप सारे स्ट्रक्चर बना के देख लेना। ये फर्स्ट का स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे लगा H, CH3, Br, C2H5। दूसरे पे क्या है, 1 ब्रोमो पे लगाएंगे, 1 2 3 4 HHBr। ठीक है, ये जहां फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो मेन कार्बन होता है। तो कार्बन के 4 पार्ट किए, Br, इसमें तो 2 HH आ गए, ये भी गलत। ऐसे ही आप और भी बना के देख लेना। तो इसका आंसर जहां पे उसकी सारी की सारी बॉन्ड्स जो हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, तब वो क्या हो जाता है, कायरल नेचर का है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ C6H5CH2 विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोज। तो आपको दे दिया C6H5 बेंजीन रिंग होती है, तो C6H5 CH2 Br NaOH के साथ, Na के साथ ये Br बार हो जाएगा, OH इधर लग जाएगा। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये। तो जितने भी बेंजीन रिंग वाले ये जो कंपाउंड्स होते हैं, इसमें सबसे पहले Br हटेगा, उसके बाद यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद यहाँ पे SN1 रिएक्शन शो होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स जो भी होते हैं, स्टेबलाइज्ड कंपाउंड जो होंगे ये वाले, उसमें हमेशा SN1 रिएक्शन आपको दिखेगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम रिप्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज असिमेट्रिक। तो ये कार्बन आपके, ये क्वेश्चन आपके लिए ही है। आपने हर एक कार्बन को चेक करना है और बताना है, ए ये कार्बन ये असिमेट्रिक है, असिमेट्रिक मतलब उसकी सारी बॉन्ड्स अलग अलग हैं या नहीं है। ये कार्बन को चेक करना है, उसकी सारी बॉन्ड्स देखनी है अलग अलग हैं या नहीं। इस कार्बन को चेक करना है और इसको चेक करना है, असिमेट्रिक है या नहीं है। बस इतना सा आंसर कर देना है। कौन सा इसके अंदर से 4 बॉन्ड होनी चाहिए और 4 की 4 अलग अलग। ठीक है, पहली बात ध्यान रखना, 4 बॉन्ड्स ही नहीं हो रही है तो इट मीन्स गलती हो रही है। 4 बॉन्ड्स और वो भी सारी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। ठीक है, 4 सिंगल बॉन्ड्स विच आर डिफरेंट। Which of the following compounds will give racemic mixture on nucleophilic substitution reaction? अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें से कौन सा racemic mixture बनाएगा, तो वो आपने बताना है। racemic mixture बनाता है, ठीक, तो racemic mixture बनाने वाला कंपाउंड, ध्यान रखना, जो racemic mixture बनाता है वो क्या होना चाहिए, कायरल। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, कायरल। कायरल का मतलब है वो क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को चेक करना है, देखना है उसकी क्या सारी बॉन्ड्स अलग अलग हैं या नहीं है। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन की बॉन्ड्स अलग अलग होगी, सारी अलग अलग होगी, तो वो रेसमिक मिक्सचर बना सकता है, अदरवाइज वो रेसमिक मिक्सचर नहीं बनाएगा। तो इस तरह से आप चेक करोगे। ठीक, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आप, जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो आप जरूर आंसर करना, और किसी में भी कोई डाउट हो वो क्वेश्चन भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इतना हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद अब करते हैं हम एमसीक्यू के बाद ये कुछ मैच द फॉलोइंग भी आपके उसमें ये आपने बताने हैं। SN1 रिएक्शन,
SN1 रिएक्शन जब कभी भी होती है ना तो वहां पे रेसमिक मिक्सचर जरूर बनता है, ठीक है। SN1 जो है वो क्या बनाता है, रेसमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन होती है। एक एक पॉइंट पे आपको आइडिया लगना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, SN2 जो होती है वो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन करती है। तो यहाँ से आपको याद आ जाए SN1 रेसमिक मिक्सचर और SN2 क्या करता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो फर्स्ट का आएगा सी। अब जैसे आपको ये नहीं पता लग रहा कि केमिकल कौन सा यूज करते हैं, वैसे तो एक ही केमिकल का नाम दे रखा है क्लोरोब्रोमोकार्बन, तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपका सेकंड है उसका आएगा ई। ये भी पता लग गया। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्केडाइन हेलाइड, तो एल्केडाइन हेलाइड आपको पीछे करा चुकी हूँ, वो जैमिनल होते हैं। एल्कीन की ब्रोमिनेशन करेंगे, जैसे एल्कीन दिया उसमें ब्रोमिनेशन कर दी, CCl4 की प्रेजेंस में होती है, तो एक Br इधर लग जाता है, एक इधर लग जाता है। तो जब एक Br इधर लगे और एक Br इधर लगता है तो उसको विसिनल बोलते हैं। तो ब्रोमिनेशन का आंसर ये हो जाएगा ए। अब बच गया एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किसी चीज की, बीटा एलिमिनेशन मतलब सेट-जेफ रूल, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास डी। ठीक, तो इस तरह से आपने हिंट लेते रहनी है हर एक चीज की। अब ये रिएक्शन दे दी, विच ये आपके लिए है पूरा क्वेश्चन जो भी आपको बताया था। मैच द फॉलोइंग, सेकंड आप खुद करोगे। कौन सा इसके अंदर से एल्काइल वाले एराइल बता दिया, बेंजीन रिंग साथ अटैच हो, विनाइल मतलब फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन डबल बॉन्डेड हो, एलाइल फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्डेड हो, जिसमें कुछ ना हो, जो सिंपल स्ट्रक्चर हो, डबल बॉन्ड ना हो, बेंजीन रिंग ना हो, कुछ ना हो, वो होते हैं हमारे एल्काइल। तो इधर से ढूंढ के आपने करने हैं। जैसे आपको बता दूं इसके अंदर कुछ डबल बॉन्ड नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा, तो ये एल्काइल है, तो आपका फर्स्ट का आंसर तो बी हो गया। बाकी आपने खुद से ढूंढ के बताने हैं कि कौन सा मैच द फॉलोइंग। अभी बात करते हैं असर्शन रीजनिंग की। असर्शन रीजनिंग है फॉस्फोरस क्लोराइड ट्राई हो या पेंटा हो आर प्रेफर्ड ओवर थायोनाइल। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, एनसीईआरटी में हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में लिखा हुआ है कि SOCl2 को प्रेफर करते हैं। और ये बोल रहे हैं कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को प्रेफर किया जाता है। फॉस्फोरस क्लोराइड प्योर बोलते हैं, ऐसा तो है ही नहीं, प्रिपरेशन में एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है SOCl2 इज प्रेफर्ड वाई, क्योंकि वो प्योर देता है। तो यहाँ तो असर्शन और रीजनिंग दोनों गलत हैं। कौन सा बनेगा, असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर रोंग, ठीक है। तो ये दोनों, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। एनसीईआरटी के अंदर पूरा लिखा हुआ है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा आई का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सब आपने यहाँ पे क्या देखते हो कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अभी मैंने आपको बताया फ्लोरो छोटा है, क्लोरो उससे बड़ा है, ब्रोमो उससे बड़ा है, आयो उससे बड़ा है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो ठीक लिखा हुआ है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइन एंड आयोडाइन आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। तो इसका इससे कुछ लेना देना बन रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट तो सही लग रही हैं कि इसके हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ ये दे रखे हैं आपको, HH लगा के दे दिए। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन ये हमने जोड़ दिया, और इसी में क्या किया, एक हेलोजन को हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगा दिया। तो वही बोल रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड का, ब्रोमाइड का, आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से, और इधर बोल रहे हैं कि इनका बड़ा होता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको भी पता लग रहा होगा कि दोनों का कुछ लेना देना नहीं बन रहा है। तो चेक करते हैं कि कुछ बनता है इसमें से स्टेटमेंट। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन, क्योंकि दोनों की कोई मतलब ही नहीं है आपस में। वो बोल रहा है कि हेलोजन का साइज बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, वो बोल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन हेलोजन का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन। तो दोनों की बातें आपस में रिलेट नहीं हो रही हैं, और जब वो रिलेट नहीं होती हैं तो आपने ध्यान रखना है। तो आप देखोगे असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट बोथ आर नॉट रिलेट टू ईच अदर, फिफ्थ हो जाएगा। KCN reacts with methyl chloride to give methyl isocyanide. CN is an ambident nucleophile, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं, यहां से चेक कर लेते हैं पहले हम। हाँ जी, तो KCN reacts with methyl chloride CH3Cl KCN। वो बोल रहे हैं K के साथ Cl बाहर हो जाएगा, CH3NC लग जाएगा, ठीक है। ये तो गलत है, आपको मैंने पहले करा चुकी हूँ। KCN टूट के देता है CN, AgCN टूट के क्या लगाना होता है NC। आप वीडियो में चेक कर लेना, मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसा क्यों होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो पहली लाइन तो गलत होगी।
दूसरा CN जो है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट मतलब जो दोनों साइड से, C से भी अटैक कर सकता है, N से भी अटैक कर सकता है। तो असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट, तो इसका बन जाएगा असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। ठीक है, तो अब आपने इसमें फोर्थ लिख देना है, यहाँ फोर्थ आएगा। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगो वुड्स रिएक्शन टू गिव 2,2,4,6 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी रिएक्शन हो रही है? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगो वुड्स रिएक्शन। तो अभी ना ये टर्शरी मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रही, बस आप ध्यान रखना कि ये टर्शरी वुड्स रिएक्शन से ये बन रहा है। इन वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन डाइएथाइल, तो ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है कार्बन का। चलो हम स्ट्रक्चर बना के ही करते हैं, नहीं तो ये आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले दे दिया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया, CH3 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 Br। इसमें Na डाला और इसी रिएक्शन को दोबारा से किया। ये अब Br से Br हट जाएगा, वुड्स रिएक्शन आपको करनी आती ही होगी। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, ये सारे हमने बना लिए। तो सही बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर भी वही बनता है और वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, नंबर डबल हो जाता है कार्बन का। ऐसे पड़ी हुई है जर्नल हमने, RX होता है, Na डालते हैं तो यहाँ पे RR बन जाता है, नंबर डबल हो जाता है कार्बन, ये कार्बन अल्काइल पार्ट का नंबर डबल हो जाता है, वही डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो दोनों बातें ठीक लिखी हुई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एंड ऑर्थो एंड पैरा इंक्रीजेस द, सही बात लिखी हुई है ये। जितने ज्यादा बेंजीन रिंग के ऊपर विड्रॉइंग ग्रुप लगाते रहते हैं उतनी उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती रहती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होती है? जब उसमें हम क्या करेंगे, NO2 ग्रुप को या विड्रॉइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खत्म कर देते हैं। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है फर्स्ट। तो ये सारा आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह से करना है। आई होप ये आपको सब क्लियर होगा। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ MCQ की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह के MCQ आ सकते हैं आपके। बट फर्स्टली आपको क्या करना है, यहाँ से सारे के सारे जितने भी आपका पोर्शन है, जितना भी आपको कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो। जितना भी मैंने कराया MCQ पोर्शन पे कुछ प्रॉब्लम हो, मैच द फॉलोइंग पोर्शन में हो, या फिर आपको ये असर्शन रीजनिंग वाले में कुछ दिक्कत हो, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।